वेलकम टू बाय लाइब्रेरी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइक्रोबियल जेनेटिक्स। तो ये स्पेसिफिकली वो पोर्शन है जेनेटिक्स का जहाँ पे हम सिर्फ माइक्रोब से रिलेटेड एस्पेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि बैक्टीरियल एस्पेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उनका जो ग्रोथ कर्व होता है उसकी बात करते हैं। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है, जब आप उसे ग्रो करें किसी क्लोज्ड सिस्टम में, फॉर एग्जांपल किसी पेट्री प्लेट पे आप ग्रो करें, ऑफ कोर्स उसमें मीडिया बड़ा रहेगा। तो अगर इस पेट्री प्लेट पे आप ग्रो करेंगे तो जब आप कल्चर मीडियम में शुरुआत में उसे डालते हैं, मान लीजिए इस पेट्री प्लेट पे या फिर एक ट्यूब में ग्रो करेंगे, अगर आप कल्चर ट्यूब में, तो इसमें मीडिया लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इसमें मीडिया सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। सो व्हाट विल हैपन इज दिस ग्रोथ कर्व विल फॉलो। अब ये ग्रोथ कर्व कैसे फॉलो होता है? जब सबसे पहले फ्रेश कल्चर मीडियम में आता है तो इमीडिएटली कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है सेल की ग्रोथ में, यानी कि सेल नंबर्स नहीं बढ़ते। तो इस पूरे फेज को कहा जाता है लैग फेज। ठीक है, यानी कि गैप का फेज, जहाँ पे कुछ नहीं होता। इस फेज में ये फेज वैरी कर सकता है कि आपने क्या कंडीशंस दी हुई हैं उसको, और प्लस आपका कल्चर मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं हम लॉग फेज पे। तो लॉग फेज में बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल डिवीजन करता है। ठीक है, यानी कि एक होता है लोगैरिथमिक, यानी कि एक लीनियरली डिवाइड करके 2 से 4 से 8 बढ़ता है, और एक होता है एक्सपोनेंशियल, यानी कि पावर 2 रेज टू द पावर, फॉर एग्जांपल 4, 2 रेज टू द पावर 10, इस तरीके की उसकी ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल। कुछ जनरेशन्स तक की ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है और उसके बाद ये स्टेशनरी हो जाता है, यानी कि उसके बाद आपको रिमेन्स लाइक सस्पेंडेड, वो ग्रोथ उतनी ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेशनरी फेज कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। एंड स्टेशनरी फेज आने के जो रीजंस होते हैं वो होते हैं कि आपका न्यूट्रिएंट लिमिट हो गया है, या फिर जो बैक्टीरिया है वो साथ के साथ क्या कर रहा है, वेस्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये ग्रोथ स्टेशनरी हो जाती है। आफ्टर दैट आपकी जो फाइनल फेज आती है विच इज कॉल्ड एज डेथ फेज, जिसमें कि सेल्स डाई करना स्टार्ट करते हैं। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो इस फेज तक की, ज़्यादा से ज़्यादा इस फेज तक की लेके जाओ एंड अपने कल्चर प्लेट को इंक्यूबेटर से हटा लो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लैग फेज से। इट्स अ स्लो फेज एंड दिस नो सेल डिविजन, ना ही इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होता है, दैट इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ओनली इंक्रीज इन मास इज सीन। लॉग फेज की बात करें तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी जाती है, बैलेंस ग्रोथ होती है एंड ग्रोथ रेट इज मोर देन डेथ रेट। ओके, इसीलिए आप नेट ग्रोथ ज़्यादा देख पाते हो। बात करें स्टेशनरी फेज की तो नेट इंक्रीज इन बैक्टीरियल सेल बिल्कुल नहीं होता है, देयरफॉर नो नेट इंक्रीज इन बैक्टीरियल सेल। डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट बराबर हो जाते हैं, देयरफॉर ये एक स्टेशनरी कर्व शो करता है। उसके बाद ये फेज होता है क्योंकि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स या फिर लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स की वजह से। डेथ फेज एक्सपोनेंशियल फेज होता है, अगेन डेथ भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम उस कल्चर ट्यूब को निकाल लेते हैं इंक्यूबेटर से। उसके बाद नेट लॉस ऑफ बैक्टीरियल सेल, ऑब्वियसली बात है। अब आपके लिए जनरेशन टाइम आप सबको पता ही होता है इकोलाई का, कि इकोलाई 20 मिनट में एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपने बेबीज बनाती है, यानी कि उसका जनरेशन टाइम कितना होता है, 20 मिनट्स होता है। अब ड्यूरिंग लॉग फेज अगर हमें आता है कि हम बैक्टीरियल सेल नंबर कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला NT इज इक्वल टू N0 इंटू 2 टू द पावर n। NT क्या है? बैक्टीरियल सेल आफ्टर टाइम t, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट बाद पूछा है तो NT की जगह हो जाएगा 5। और N0 क्या है? नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इनिशियली प्रेजेंट। मान लो फर्स्ट 1 मिनट की बात हो रही थी तो 1 हो जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा, ऑल दो 0 पे 0 हो जाएगी पूरी, तो 1 मिनट हो सकता है। n जो है वो नंबर ऑफ जनरेशन हो जाता है, और उस n को निकालने के लिए आपको दिया हुआ है एक फॉर्मूला जिसका होता है कि अगर आपको दिया है कि टोटल टाइम फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स लगा और उसका जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है, ठीक है, टोटल टाइम आपके पास 40 है और जनरेशन टाइम कितना है 20, तो n मतलब कितनी जनरेशन आपके पास उतनी देर में हो जाएंगी, नंबर ऑफ जनरेशन विल बी 2, तो आप 2 टू द पावर 2 करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 विल बी 4। सो आपको बताना है कि कितना नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल CFU काउंट करके, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। तो पहले मैं सिर्फ इतना बताती हूँ कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स का आपके पास क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल है और उसने कॉलोनीज बनाई हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाया था, या तो इस ट्यूब में बना सकते हैं या तो इसमें जो है वो कॉलोनीज फॉर्म कर सकता है। अगर उसने कॉलोनीज बनाई हैं अगार मीडियम पे, तो जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होते रहेगा वैसे वैसे एडजेसेंट जो प्रोजेनी है वो बैक्टीरिया के पास में आती रहेगी। अब प्रोजेनी का नंबर अगर 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आपको एक
क्लस्टर दिखता है बैक्टीरिया का और उसी को हम कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। अब हर कॉलोनी में ये, अगर वो जिंदा कॉलोनी है तो उस कॉलोनी में ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हम उस कॉलोनी में 1 लाख से ज़्यादा कह रहे हैं कि बैक्टीरिया हैं। तो अगर हमने नंबर ऑफ कॉलोनीज को काउंट किया, ठीक है, और हमको क्या करना होता है, उसमें ज़्यादा बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उसे डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। तो अगर अनडाइल्यूटेड जगह में, यानी कि यहाँ पे इस क्लस्टर में कितने बैक्टीरियाज हैं वो चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, अनडाइल्यूटेड कल्चर के लिए निकालने के लिए जितना हमें वॉल्यूम पता होता है कल्चर का, उतनी डाइल्यूशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम उसे वैसे डाइल्यूट करते हैं कि हम इधर पे जो एग्रीगेशन है उसको निकाल सकें। अब फॉर एग्जाम्पल जितने से हम डाइल्यूट करेंगे तो उस डाइल्यूशन फैक्टर को हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं किसमें, अपने फॉर्मूला में। अब कैसे होता है ये, तो नंबर ऑफ कॉलोनीज जितनी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 सेल्स थी, ठीक है, आप 10 टाइम्स डाइल्यूट करोगे। अब इस 10 टाइम डाइल्यूशन को अगर आप और डाइल्यूट करोगे तो वो उसके 100 इसके 100 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन इसके 10 टाइम होगा। तो ऐसे सीरियल डाइल्यूशंस कर सकते हो आप, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल पता करने के लिए। तो अब अगर 1 ml स्टॉक सोल्यूशन में पता करना था और इनिशियली आप कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट लेके चल रहे थे कि 30 जो है उनसे कॉलोनी बन जाएगी, तो अगर 1 ml स्टॉक सोल्यूशन में देखें तो हम कितने तक डाइल्यूशन करके ले गए, अगर 10⁴ तक कर ले गए तो इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली कितना होता है, स्टॉक सोल्यूशन में निकालने का फॉर्मूला होता है डाइल्यूशन फैक्टर, कितने से डाइल्यूट किया इंटू कितनी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स वहाँ पे प्रेजेंट थी। सिमिलरली जैसे CFU उसके लिए यूज़ करते हैं, वैसे T4 फास्ट जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं PFUs, प्लाक फॉर्मिंग यूनिट्स, ठीक है। तो इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप, तो मूविंग ऑन, आपको देखो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट वाले कॉन्सेप्ट में इफ यू हैव डाउट देन यू नीड टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस, अदरवाइज यू कैन आस्क मी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, ओके। तो जीन ट्रांसफर एंड रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली योर जीन ट्रांसफर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो जीन ट्रांसफर के पहले तो इट कैन बी वर्टिकल, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल। अब डिफरेंस क्या है, वर्टिकल इज व्हाट हैपन्स in like vertical gene transfer happens within the species by the process of binary fission budding. If for example it's all about reproduction, you see, like giving it from one generation to the other. So vertical is always involving 2 generations, like from older generation to the younger generation. But in case of horizontal, what happens is the same generation takes the gene transfer takes place within the same generation. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल जीन ट्रांसफर, हमारे पेरेंट्स से हमें जीन्स आना, ठीक है, या हमसे हमारी प्रोजेनी में जाना, विल बी वर्टिकल जीन ट्रांसफर। बट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, वी ह्यूमंस आर नॉट ट्रांसफरिंग द जीन्स ऐसे अपनी ही जनरेशन में, लाइक आई कांट ट्रांसफर माई जीन्स टू माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। सो बट बैक्टीरियाज हैव दैट एडवांटेज, सो दैट्स वाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपेंस। सो बेसिकली हो सकता है एक में रेजिस्टेंट जीन ना हो, बट बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर आपका जो जीन है बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस वाला, वो ट्रांसफर हो जाए दूसरे में। एंड इसीलिए इट्स एडवाइजेबल कि आप जिस दिन आज एंटीबायोटिक ले रहे हो, नेक्स्ट डे यू विल टेक द एंटीबायोटिक एट द सेम टाइम, ठीक है। अब इंक्यूबेशन बढ़ने दे रहे हो उनका, दे आर मल्टीप्लाइंग एंड दे आर डूइंग दिस हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ विच हो सकता है आपने अगर स्किप की एंटीबायोटिक्स तो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? बिकॉज डॉक्टर्स इफ दे आर नॉट वेल एजुकेटेड देन दे गिव एंटीबायोटिक्स फॉर लेस देन 3 डेज। लेस देन 3 डेज का डोज ही नहीं होता है, और मोर देन 5 डेज का भी डोज नहीं होता है। तो अगेन एंटीबायोटिक्स का भी रेजिस्टेंस इसी वजह से क्रिएट हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। बात करते हैं जीन ट्रांसफर असल में क्या होता है, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लेटरल जीन ट्रांसफर, कैन अकर बिटवीन द स्पीशीज विद इन द स्पीशीज, ठीक है। तो ये बिटवीन द स्पीशीज भी हो सकता है, ये उसका एडवांटेज है। एंड टाइप्स में आते हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कभी भी अगर जीन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल एक्सोजीनोट, यानी कि एक बाहर से फॉरेन जीन आने की कोशिश कर रहा है, और वो फॉरेन जीन कैसा हो जाएगा, एक सेकेंड, तो एक्सोजीनोट आने की कोशिश कर रहा है, ये है वो फॉरेन जीन, ठीक है। अब ये फॉरेन जीन जैसे ही आया तो इसके 3 फेट हो सकते हैं, पहला वो इंटीग्रेट कर सकता है, दूसरा वो इंटीग्रेट नहीं करेगा, और तीसरा वो डिग्रेड हो जाएगा। मोस्ट कॉमन इज योर डिग्रेडेशन। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि बाहर से कोई जीन आया एंड द बैक्टीरियल सेल एक्सेप्ट्स इट, नहीं एक्सेप्ट करती, तो सबसे कॉमन है डिग्रेडेशन, वो डिग्रेड हो जाएगा। नॉन इंटीग्रेशन लीस्ट कॉमन है, तो नहीं जुड़ना भी इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अगर
थोड़ा भी उनको सिमिलैरिटी दिखती है कि ये सिमिलर स्पीशीज से आ रहा है, फॉर एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव में कुछ ज़्यादा ही क्लोज अगर फाइलोजेनी है उससे आ रहा है तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा अगर सिमिलर स्पीशीज। अगर डिसिमिलर है फिर भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा, लेकिन आपका नॉन इंटीग्रेशन सबसे लीस्ट कॉमन है। अगर नॉन इंटीग्रेशन की बात करें तो ये यहीं पे पड़ा रहेगा, और ये यहाँ पे पड़ा रहेगा तो आपका ऑर्गेनिज्म अगर पहले से डिप्लॉयड था या फिर आपका ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लॉइड था तो अब एक नया आ गया है जो कि ना तो कम्प्लीटली उसे डिप्लॉयड कर पा रहा है क्योंकि इसका पूरा जीनोम इसके पास नहीं है, बस एक सेगमेंट है, तो इसीलिए इसको पार्शियल डिप्लॉयड बोलते हैं, और ऐसे ही को मेरोजाइगोट बोलते हैं। जाइगोट के बाद की प्रोसेस पर मेरोजाइगोट। इस डिफरेंस को देखें तो ये ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन एक ही आपको लाइक पेज में एक जगह मिल जाएगा, ऑल्दो ये आपके पास पाथफाइंडर में भी होगा, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ट्रांसफॉर्मेशन में नेकेड डीएनए लिया जाता है, तो अब ये नेकेड डीएनए सिर्फ जा रहा है, लेकिन कॉन्जुगेशन में तो दो बैक्टीरियाज हैं बीच में, कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बनी हुई है, तो नेकेड डीएनए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, देयरफॉर नो अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए इधर, क्योंकि एक वायरस यानी कि बैक्टीरियोफाज है, जैसे फाज की मदद ले रहे हो यानी कि एक वायरल कोट है बाहर से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी नेकेड डीएनए नहीं जाएगा, तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में आपका नेकेड डीएनए जाता है सेल के अंदर। यहाँ क्या फिजिकल कांटेक्ट होता है? नहीं होता, क्योंकि दो सेल्स थोड़ा ना इन्वॉल्व हैं, एक आपका नेकेड डीएनए और एक दूसरा सेल है। सिंपली यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ अ मेटिंग फॉर देम, तो डोनर और जो आपका होस्ट है ना उन दोनों को पास में आना पड़ेगा। और सिमिलरली यहाँ भी फिजिकल कांटेक्ट दो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स का नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका वायरस आ रहा है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि बाहर डीएनए एकदम मीडियम में खाली फ्री डीएनए प्रेजेंट है, तो अब अगर डीएनएज आएगा यानी कि डीएनए क्लीविंग एंजाइम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्लीव कर देगा, तो ये सेंसिटिव होता है। ये इनसेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी हुई है, ठीक है। और डीएनए इनसेंसिटिव, इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था पूरा। अब आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन अगेन डीएनए इनसेंसिटिव क्योंकि यहाँ पे भी आपको बाहर फाज के अंदर जा रहा है वो। उसके बाद क्या वायरस मीडिएटेड है ट्रांसफॉर्मेशन? बिल्कुल नहीं, ना ही कॉन्जुगेशन, सिर्फ ट्रांसडक्शन इज वायरस मीडिएटेड। डोनर एंड होस्ट आर नॉट फिक्स्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन में वाइडली होता है, तो इसमें डोनर एंड होस्ट फिक्स होती हैं, ठीक है। इस सी के लिए डोनर होस्ट टर्म भी यूज़ किया जाता है, डोनर एंड होस्ट फिक्स होती हैं, इसमें भी फिक्स नहीं होती हैं। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो पहला हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर प्रोसेस जो कि बैक्टीरिया में डिस्कवर किया था, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था 1928 में, और दोनों में होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में भी होता है, नेगेटिव में होता है। नेगेटिव का एग्जांपल देखें तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, पॉजिटिव का देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बेसिलस सेटिलिस। ट्रांसफॉर्मेशन होता है डोनर और होस्ट में, एंड दे कैन बी इधर इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है, तो आइदर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है वो सेम डिफरेंट स्पीशीज दोनों में हो सकता है। तो अब ग्रिफिथ के वर्क की बात करें तो जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है या फिर डिप्लोकोकस निमोनिया देखोगे आप पुरानी बुक्स में, तो इसमें डोनर एंड जो रिसेप्टर्स होते हैं दोनों अगर केस 1 बनता है सेम स्पीशीज़ के हैं, तो आपका जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है वो टेकअप करेगा फ्री डीएनए को, उसकी कुछ एबिलिटी होनी चाहिए, मैंने आपको टेक्निक के वीडियो में पूरा समझाया है, तो उसे बोलते हैं कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स बनाएगा जिनको कि कॉम्पिटेंस फैक्टर नाम दिया जाएगा। तो अगर कॉम्पिटेंस फैक्टर्स में होता है तो ये उस एक स्ट्रैंड डिग्रेड हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस से, और ऑब्वियस सी बात है अगर एक स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन हो तो दूसरा कोड किया जा सकता है, तो ये दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा। देखिए उस हेट्रोड्यूप्लेक्स का कैसे एंट्री होता है और कैसे उसका सेकेंड जो स्ट्रैंड होता है वो सिंथेसाइज होता है। तो आप मान लीजिए हेट्रोड्यूप्लेक्स बनने की कहानी बताई जा रही है, तो अगर मान लीजिए ये एंटर किया ए जीन या ये एंटर स्मॉल ए जीन, ठीक है। तो अब अगर सबसे पहले सी, जी और सी प्रेजेंट है, सी और जी, यानी कि ये तो पूरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। अब अगर कहीं पे मिसमैच हेट्रोड्यूप्लेक्स बन जाता है, इसकी प्रोजेनी की बात हो रही है, तो हेट्रोड्यूप्लेक्स बनने की कहानी है पूरी ये, ठीक है। तो अब ये कैपिटल ए जीन स्मॉल ए जीन में कैसे कन्वर्ट होता है वो बताया जा रहा है। बेसिकली आपको ये बोला जाता है ना कि एब्सेंस ऑफ समथिंग इज the other thing. For example, absence of protons is creating negative energy, that is electrons. तो similarly absence of A gene में म्यूटेशन होगी तो स्मॉल ए जीन बनेगा, तो वही स्टोरी है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मिसमैच हो गया एक जगह, ठीक है, तो एक तरफ रिपेयर होगा, अगर रिपेयर हुआ तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन की है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सी बनेगा और वो पेरेंट के टाइप बन जाएगा, तो ये सिमिलर टू जीन ए बनेगा। लेकिन इसकी दूसरी प्रोजेनी की बात करते हैं जहाँ पे टी स्ट्रैंड गया है।
अगर सिर्फ टी स्ट्रैंड वाली गई है इन्फॉर्मेशन, यानी कि नीचे वाला स्ट्रैंड सिर्फ गया है और ऊपर वाला न्यूली सिंथेसाइज हुआ है, तो अब देखिए आप ये इसके सिमिलर है। तो ये हुआ आपका कैपिटल ए से स्मॉल ए बनने की कहानी, यानी कि एक तरीके से हेटेरोडुप्लेक्स बनने की कहानी। अब आते हैं हम डोनर और होस्ट अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं तो क्या होगा भाई। तो आपका जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उसकी बात करें तो एक अपटेक सीक्वेंस देखा गया है। अपटेक सीक्वेंस जैसे वहाँ कॉम्पिटेंस फैक्टर की बात हो रही थी, यहाँ पे एक अपटेक सीक्वेंस है AAG TGG TGC GC TCA। बेसिकली आपको याद नहीं करना होता, बट यू नीड टू नो दैट इट्स मोर देन 8 बेस पेयर्स, ठीक है। तो इस केस में ये अपटेक सीक्वेंस की वजह से, आइडेंटिकल अपटेक सीक्वेंस होने की वजह से दोनों के पास ये यहाँ पे आके इजीली इसकी मेम्ब्रेन से अटैच होके यहाँ पे ये पिंक पार्ट से हेटेरोडुप्लेक्स दिखाया जा रहा है। अब अगर बात करें हम ग्रिफिथ के काम की कि असल में जो उनने एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, तो उनने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के 2 स्ट्रेन्स पे काम किया था। एक था पैथोजेनिक और एक था नॉन पैथोजेनिक। अब आपको पता है कि पैथोजेनिक को हम विरुलेंट फॉर्म बोलते हैं, और उसका रीज़न क्या था कि वो स्मूथ दिखता था और वो एस्ट्रेन था, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था ना, उसमें बाहर से कैप्सूल प्रेजेंट था। तो कैप्सूल प्रेजेंट होने की वजह से वो स्मूथ था और उसे एस्ट्रेन बोल रहे थे, ठीक है। और अगर नॉन पैथोजेनिक की बात करें तो कैप्सूल प्रेजेंट था नहीं, इसलिए वो रफ स्ट्रेन है, तो इसी को आर स्ट्रेन बोल रहे हैं। यानी कि अगर ये इन्फेक्ट करेगा किसी ऑर्गेनिज्म में, उसकी डेथ नहीं होगी। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरा माउस पे हुआ या माइस पे हुआ, और अगर ये करेगा तो उसकी डेथ होएगी। तो बात करते हैं हम माइस प्लस R2 सीरोटाइप है ये इसका। तो इससे अगर इन्फेक्ट किया गया माइस को या R2 इंजेक्ट किया माइस को, तो माइस जिंदा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रफ है, नॉन कैप्सुलेटेड है और ये नॉन पैथोजेनिक है। ये रीज़न था कि इम्यून सिस्टम इसको पहचान जाता था और इसके स्मूथ होने की वजह से इवेट कर देता था। तो ये वाला आपके इम्यून सिस्टम को आराम से इवेट कर जाता था। तो अब हुआ क्या, जब एस वाला किया तो डेथ हो गई। फिर उन्हें क्या किया, एस को इनएक्टिवेट किया, एटीन्यूएट किया, ठीक है, बॉयल कर सकते हैं। एस को इनएक्टिवेट किया, हीट इनएक्टिवेट कर सकते हैं। फिर माइस लाइव रहा, तो समझ गए कि कुछ ऐसा है जो हमने डीनेचर कर दिया, अब उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई, तो ये लाइव रहा, ठीक है। चलो अब माइस है, माइस में अगेन हमने हीट किल्ड S3 दिया और R2 दिया, तो माइस की डेथ हो गई। तो सिंपली ऐसा था कि इसके हीट किल्ड होने के बावजूद समथिंग गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म हुआ और ये डेड हो गया। दिस वॉज कॉल्ड एज एक्स, जो कि पता नहीं था कि ये DNA जा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग मटीरियल, और इसको बोलते थे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये थी इनकी कहानी। अब हम दूसरे प्रोसेस, अगर प्रोसेस की बात करें कॉन्जुगेशन की, तो कॉन्जुगेशन में प्लाज्मिड इन्वॉल्व होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर, पहले बता चुकी हूँ कि प्लाज्मिड DNA स्ट्रैंड्स हो सकते हैं, RNA स्ट्रैंड्स हो सकते हैं, ठीक है। RNA प्लाज्मिड्स भी मिलेंगे आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। DNA है तो मेजॉरिटी में आपको जहाँ स्टार बना है, यानी कि DNA ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू RNA, प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट्स में यू विल गेट टू सी मोर प्लाज्मिड्स, ठीक है। बैक्टीरियल प्लाज्मिड की बात करें अगर प्रोकैरियोट्स में, तो यू बैक्टीरिया और आर की बैक्टीरिया दोनों में मिलेंगे, लेकिन यू बैक्टीरिया में मोर एक्सटेंसिवली यू विल फाइंड डबल स्ट्रैंडेड DNA। अगर डबल स्ट्रैंडेड DNA के फॉर्म में है वो प्लाज्मिड, तो वो सर्कुलर हो सकता है, लीनियर हो सकता है। सर्कुलर विल बी मोर अबंडेंट एज कम्पेयर टू लीनियर। अगेन अगर सर्कुलर है तो सुपरकॉइल्ड और रिलैक्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन सुपरकॉइल्ड विल बी मोर अबंडेंट। अब अगर सुपरकॉइल्ड है तो उसमें पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड देन अगेन नेगेटिव सुपरकॉइलिंग विल बी मोर अबंडेंट। अब बात करते हैं साइज की, तो कॉन्जुगेशन में 1 kb टू 250 kb ट्रांसफर हो सकता है। इन एक बैक्टीरियल सेल की बात करें तो प्लाज्मिड प्रेजेंट हो सकता है, मे नॉट बी प्रेजेंट। अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो मोर देन 1 टाइप हो सकता है, ठीक है। उसके जो मेन फंक्शंस होते हैं प्लाज्मिड के, वो होते हैं कि वो नॉन एसेंशियल फंक्शंस को करता है। बेसिकली प्लाज्मिड से कभी भी ये इंश्योर नहीं होता कि वो किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एसेसरी फंक्शन करता है, वो साथ के फंक्शन करता है, एसोसिएटेड फंक्शन करता है। मेन क्रोमोसोम मेन फंक्शन करेगा विद रिस्पेक्ट टू सर्वाइवल। प्लाज्मिड विद अननोन फंक्शन इज कॉल्ड एज क्रिप्टिक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन ना प्रेजेंट हो, और ठीक है, या फिर नो न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट हो। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन की अबंडेंस कहाँ देखी जाएगी उसमें, इसीलिए उसको बोलेंगे हम कि उसमें न्यूक्लियोसोम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। अब अगर बात करें कॉपी नंबर की, जैसे फोटोस्टैट होता है वैसे ही प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से, इन्फॉर्म्स इट्स बेबीज और इट्स कॉपीज। तो लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड हो सकता है जिसमें कि 2 से 3 कॉपी पर सेल मौजूद हो सकती हैं उसकी। स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड, ठीक है, यानी कि
वो प्लाज्मिड जो है बहुत ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बना रहा है, इसीलिए वो स्ट्रिंजेंट फॉर्म में, उसे टेंशन भी है, ठीक है। लेकिन हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड मोर देन 10 कॉपीज पर सेल के हिसाब से प्रेजेंट होता है और वो रिलैक्स्ड प्लाज्मिड भी होता है। और हम कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग क्लोनिंग प्रोसेस वी शुड प्रेफर हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड, क्योंकि हमारे जो हम चाह रहे हैं कंस्ट्रक्ट की रेप्लिकेट हों, तो वो हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें फ़ायदा देंगे। हमें क्या मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब बात करें अगर कि हम होस्ट रेंज की प्लाज्मिड के, तो प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने ओन होस्ट में। अब उनका रेंज नैरो भी हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है। प्लाज्मिड सर्कुलर रेप्लिकेशन शो करते हैं, जो कि थीटा रेप्लिकेशन भी शो कर सकते हैं और सिग्मा रेप्लिकेशन भी शो कर सकते हैं। प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल मेजॉरिटी होता है, यूनिडायरेक्शनल भी होता है। इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आप ORI-V से जानते हो। अब बात करें अगर प्लाज्मिड्स की ही, इस पूरे पेज में आप प्लाज्मिड्स पढ़ रहे हो बेसिकली, तो अगर इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो अगर दो प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है एक सेल में, सपोज X एंड Y प्लाज्मिड, तो हो सकता है कि रैंडम डिसअपियरेंस हो, यानी कि या तो X गायब हो जाए या तो Y गायब हो जाए, ठीक है। या फिर होगा सिलेक्टिव डिसअपियरेंस होगी, हर बार आपका Y डिसअपियर होगा, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड्स अगर इनकम्पैटिबल हैं तो एक ने डिसअपियर होना बहुत ज़रूरी है। रैंडम डिसअपियर और सिलेक्टिव डिसअपियरेंस तभी होगी जब प्लाज्मिड्स आपस में कंपैटिबल नहीं है, बट इफ़ दे आर कंपैटिबल देन दे कैन को एग्जिस्ट, वो वैसे ही रहेंगे। यहाँ भी XY था, यहाँ भी XY है, तो कंपैटिबल हैं तो उनमें कोई भी डिसअपियरेंस नहीं होगा। टोल्ड यू अबाउट दिस हाई कॉपी एंड लो कॉपी नंबर, है ना। रिलैक्स प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं कि उसमें इतने सारे प्लाज्मिड्स बन जाते हैं तो उसकी पार्टीशनिंग भी तो करनी है। जो प्रोजेनीज बन रही हैं उनमें जब वो पार्टीशन हो गया, यानी कि कितने प्लाज्मिड किस प्रोजेनी को देंगे, वो ये डिपेंड करता है। ये प्लाज्मिड टू प्लाज्मिड वेरी करता है। जब आप हाई कॉपी नंबर की बात करते हो तो वहाँ पे नॉन रेगुलेटेड प्रोसेस है, कितना भी जा सकता है, राइट, कितना भी किसी भी प्रोजेनी में जा सकता है। लेकिन लो कॉपी नंबर में स्ट्रिंजेंसी है, इसीलिए ये बहुत स्ट्रिंजेंट होता है, इसका प्रोसेस बहुत स्ट्रिंजेंट होता है। तो ये सिंगल टाइप ऑफ प्लाज्मिड को बहुत ही रेगुलेटेड सिस्टम से ट्रांसमिट करता है अपनी प्रोजेनीज में। इसके लिए आता है पार्टीशन सिस्टम, जिसमें कि जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, पार S एंड पार A एंड T जीन्स, ठीक है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड की क्लासिफिकेशन की पे बेस्ड ऑन कि वो जो कॉन्जुगेशन हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे प्लाज्मिड का क्या रोल होता है, तो वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ पजेस करता है। तो पहले आता है कॉन्जुगेटिव, फिर आता है मोबिलाइजेबल, थर्ड आता है सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। तो कॉन्जुगेटिव वाला जो होता है वो मेटिंग पेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि ये जो मेटिंग पेयर बनता है डोनर और होस्ट के बीच में, ये बना सकता है। लेकिन इसमें ORI-T नहीं है तो वो रीजन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, तो वो इनिशिएट नहीं कर सकता रेप्लिकेशन को। अब जो मोबिलाइजेबल है वो जो है वो उसके पास ये एबिलिटी है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा सके, क्योंकि उसमें ORI-T प्रेजेंट है, लेकिन ये MPF नहीं बनाता है, यानी कि मेटिंग पेयर फॉर्मेशन नहीं है। थर्ड आता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉन्जुगेटिव और मोबिलाइजेबल का, दैट इज कॉल्ड है सेल्फ ट्रांसमिसिबल। नाम से ही लग रहा है खुद ट्रांसमिट हो जाएगा, तो ORI-T भी है और कॉन्जुगेशन फॉर्मिंग ट्यूब जीन्स भी हैं, यानी कि कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मिंग जीन्स भी हैं। मेटिंग पेयर फॉर्मेशन कर सकता है इजीली, तो इससे ही हम F प्लाज्मिड बोलते हैं या फिर फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि आपकी कॉन्जुगेशन में पूरा रोल प्ले करता है यही प्लाज्मिड। ORI-T जो है वो सिस एक्टिंग जीन है, जहाँ बनेगा वहीं पे काम करेगा, एंड मेटिंग पेयर फॉर्मिंग जीन जो है वो ट्रांस एक्टिंग जीन है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म ने भी, अगर दूसरे वाले बैक्टीरिया ने भी बना के या फिर दूसरे ट्रांस लोकेशन से भी बन के आ रहा है दूसरी लोकेशन से, तो वो एक्ट करेगा ही करेगा। तो अब अगर हम प्लाज्मिड ट्रांसफर की बात कर लेते हैं तो कॉन्जुगेटिव या फिर मोबिलाइजेबल की ही बात हो रही है। तो ORI-T भी है जो कि सिस एक्टिंग है, MPF जीन जो है वो ट्रांस एक्टिंग है, ठीक है। दोनों काम करेंगे और यहाँ से कॉन्जुगेशन हो जाएगा। F प्लाज्मिड, F फैक्टर की बात करें तो F प्लाज्मिड या F फैक्टर में F ट्रांसफर जीन्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 25 जीन्स, जो कि मोबिलाइजेशन और यानी कि मूवमेंट में और कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। अब ये ट्रांस जीन्स दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है इसमें, DFR सिस्टम और MPF सिस्टम, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब अगर हम ORI-T और MPF जीन की बात करें तो वो तो आप समझ ही गए हो। अगर मान लो आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र सिस्टम की बात की थी, तो यहाँ पे ये DTR सिस्टम हो गया, DNA ट्रांसफ़र सिस्टम ऑफ कोर्स, और ये MPF मेटिंग पेयर फॉर्मेशन सिस्टम हो गया। तो उन्हीं बातों को इलेबोरेट करते हैं कि DTR DNA ट्रांसफ़र सिस्टम हुआ, MPF मीटिंग पेयर फॉर्मेशन सिस्टम हुआ या फिर फॉर्मिंग सिस्टम हुआ। तो अगर बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन की बात की जाए F+ की, तो उसमें F प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, इसलिए उसे हम F+ स्ट्रेन बोलेंगे। अब HFR अगर समझे तो उसमें क्या होता है कि आपके मेन क्रोमोजोम में
प्लाज्मिड जो है वो इंसर्टेड होता है। यानी कि ये अगर रहा आपका मेन क्रोमोसोम, जिसको कि अगर मैं इसमें प्लाज्मिड जो इंसर्ट हुआ है उसको फ्लोरेसेंट कर दूं तो अब आप समझ जाओगे कि ये मेन क्रोमोसोम में प्लाज्मिड इंसर्टेड है, ठीक है। और किसके बीच में है? इंसर्शन सीक्वेंसेस के। अब आपको इंसर्शन सीक्वेंस पता होंगे कि ये ट्रांसपोजॉन्स होते हैं, तो आप ये समझ जाओ कि HFR में ऐसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। अब अगर F प्राइम कॉन्जुगेशन की बात करें, F प्राइम कॉन्जुगेशन में क्या होता है, आपके पास एक F प्राइम स्ट्रेन या फिर F प्राइम प्लाज्मिड बन के आता है। होता क्या है कि जैसे अभी हमने बात की कि मेन क्रोमोसोम में प्लाज्मिड कभी कभी इंटीग्रेट कर सकता है, लेकिन उसका एक्सीजन भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव, निकल जाना इज कॉल्ड एज एक्सीजन, एक्साइज हो जाना। तो ये निकल गया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड निकल गया, उसने अपना सर्कुलर फॉर्म ले लिया और आपका मेन क्रोमोसोम इधर है, लेकिन उसका कुछ पार्ट हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इस केस में ऐसे स्ट्रेन को हम F प्राइम स्ट्रेन बोलेंगे, पूरा जो स्ट्रेन है, और ऐसे प्लाज्मिड को हम F प्राइम प्लाज्मिड बोलेंगे। अब अगर हम यहाँ पे आरपी प्लाज्मिड बोले, मतलब प्लाज्मिड्स में बेसिकली ये डिफरेंट प्लाज्मिड्स हैं। आरपी प्लाज्मिड होता है रेजिस्टेंट जीन जिसमें हो एंटीबायोटिक्स के लिए, और कोल प्लाज्मिड होता है कोलिसिनोजेनिक, यानी कि ऐसा प्लाज्मिड जो कि ऐसा टॉक्सिन सिक्रीट करेगा जो कि कोलाइसिन होगा। इकोलाई नहीं होता, जैसे कोलाई की डेथ कर देगा, तो ऐसे ही दूसरे एक बैक्टीरिया से निकल के दूसरे बैक्टीरिया को मार देगा। अब कैटेगरी ऑफ कॉन्जुगेशन, तो लेडबर्ग एंड टॉटम ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ई कोलाई में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ग्रिफिथ ने किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, वैसे ही लेडबर्ग एंड टॉटम ने ई कोलाई में कॉन्जुगेशन को आइडेंटिफाई किया था। प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बैक्टीरिया। 3 कैटेगरीज में फॉल करता है, जिसमें कि आपको पढ़ना है F+F माइनस कॉन्जुगेशन, यानी कि F+ से F- में जब जा रहा हो HFR, और F- का कॉन्जुगेशन इससे इसमें जब जा रहा हो, और F प्राइम और F- का कॉन्जुगेशन। तो अगर F प्राइम और F- कॉन्जुगेशन को बोले तो उसको सेक्सडक्शन भी बोला जाता है। आप याद रखिएगा, ट्रांसडक्शन अलग है, लेकिन सेक्सडक्शन इज अ टाइप ऑफ व्हाट, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, जिसमें कि डक्शन वर्ड आता है जो कि आपके ट्रांसडक्शन में भी आता है। अब जब F+ और F- अगर इनकी मैं आपको सीधा बताऊं तो यहाँ पे F+ बनेगा और यहाँ पे HFR और F- बनेगा, ठीक है। ये इनकी प्रोजेनीज होती हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं इसको आगे, ठीक है। तो आपकी जो प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन होती है वो कैसे होती है, इन सबको पता है। प्लाज्मिड होते हैं, फिर प्लाज्मिड का ही जो रेप्लिकेशन का तरीका होता है दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। तो बेसिकली बहुत सारे कॉन्कैटमर्स बनते हैं, उसके बाद उनकी क्लीविंग हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर F+ की बात करें और F- की बात करें, पहला केस जो है आपका कॉन्जुगेशन का जो आपको पढ़ना है, तो ये वो प्लाज्मिड है जिसपे कि MPF भी प्रेजेंट है, ORI-T भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब ये क्या करेगा, इसका मेन क्रोमोसोम प्रेजेंट है, अब इस प्लाज्मिड को यहाँ ट्रांसफर होना है, ठीक है। और ये जो बाहर बना हुआ है इसे सेक्स पिलाई या कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलेंगे। तो ORI-T की बात करें तो ORI-T के पास में ही रिलीज फैक्टर्स हैं, फॉस्फोडाइस्ट्रेज यहाँ पे कट करेगा तो यहाँ पे एक क्लीव यानी कि एक निक बनेगा। रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, थ्रू रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। ऐसे ही ये बहुत सारे ऐसे सर्कल्स बनाते जाएगा, फिर बाद में उनकी क्लीविंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्योंकि F+ है, F+ अपना थोड़ा भी ट्रांसमिट करता है तो वो पूरा फॉर्मेशन होता है, यानी कि पूरा DNA रेप्लिकेशन होता है रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से, और फिर उसके बेबीज बनते हैं। तो यहाँ पे अभी तक ये F प्रेजेंट नहीं था, अब इसमें भी प्रेजेंट हो जाएगा, तो दोनों क्या बनेंगे, F+ और F+। अब बात करते हैं HFR और F- की। HFR में पहले आपको समझा चुकी हूँ, यानी कि मेन क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाएगा आपका बैक्टीरियल का थोड़ा सा प्लाज्मिड का पार्ट, ठीक है। तो होता क्या है कि जब HFR और F- में कॉन्जुगेशन हो रहा होता है, तो जस्ट बिकॉज आपकी इकोलाई की डिवीजन या जनरेशन टाइम 20 मिनट्स की है, तो HFR मेन क्रोमोसोम है, तो मेन क्रोमोसोम के ट्रांसमिट होते होते 20 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, तो उससे पहले ही ये टर्मिनेट हो जाती है प्रोसेस, क्योंकि उसका तो बेबी बन गया है ना। उसके बाद होता क्या है, तो ये प्रोसेस जल्दी टर्मिनेट हो जाता है, उसकी वजह से आपके HFR की ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो पाती। तो एक जो है वो प्रोजेनी जिससे कि ट्रांसमिट हुआ था वो HFR ही रहता है एज इट इज़, और दूसरा F- ही रहता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जैसे आपके F- में हो जाता है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, HFR और F- ही होता है। थर्ड है आपका F' और F- की बात। तो F' और F- में दोनों F' ही बनते हैं। क्यों बनते हैं F', क्योंकि ये वाला पोर्शन अगर ट्रांसमिट हो गया तो बाकी का पोर्शन रेप्लिकेट होकर बन जाता है, ठीक है। तो दोनों क्या बनते हैं, F' और F' बनते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज आपके कॉन्जुगेशन वाले प्रोसेस में ये हुआ था कि मैपिंग कर सकते थे। अगर हम मैपिंग की बात करें
बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। तो इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट किया था जेकब एंड वुलमैन ने। कॉन्जुगेशन देख रहे थे HFR और F- बैक्टीरिया का, और क्या कर रहे थे, एक टाइम पीरियड के बाद एंटीबायोटिक डाल के बैक्टीरिया के डेथ कर दे रहे थे और जीन ऑर्डर पता कर ले रहे थे कि उतनी देर तक कितने ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने जो यूज़ किए थे प्रोटोट्रॉफ, यानी कि जो वाइल्ड टाइप यूज़ किया था, उसमें मेथियोनिन था, वेलिन था, ग्लूटामेट था और प्रोलीन था। और जिसमें वो ट्रांसफर देख रहे थे वो ऑक्सोट्रॉफ था। ऑक्सोट्रॉफ मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए म्यूटेंट होना। फॉर एग्जाम्पल मेथियोनिन का अगर ऑक्सोट्रॉफ है तो उसमें मेथियोनिन के अलावा सब बनेगा। सिमिलरली गोज फॉर वेलिन, गोज फॉर ग्लूटामेट एंड गोज फॉर प्रोलीन। तो MVGP से मैंने याद कर लिया था, क्योंकि पहले ये पूछा जाता था कि कितने जीन्स उन्हें यूज़ किए थे। ठीक है, तो अब इसमें उन्होंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, देखिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, टाइम इन मिनट की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, HFR और F- के बीच में कॉन्जुगेशन करवाई, इंटरप्टेड मेटिंग करवाई दो बैक्टीरिया के बीच में, और उसे इंटरप्ट कर दिया बीच में। ठीक है, क्या देके, टेट्रासाइक्लिन देके, हर बार टेट्रासाइक्लिन देके उसे इंटरप्ट किया। तो HFR सेंसिटिव था टेट्रासाइक्लिन से, तो HFR मर जाता था लेकिन F- रिट्रीव हो जाता था। तो उसके बाद वो चेक कर लेते थे कि कौन सा जीन ऑर्डर या कौन सा जीन अभी तक मेरा चला गया है। तो सबसे पहले किया, फिर 6 मिनट पे किया, फिर 7 मिनट पे किया, फिर 8 मिनट पे किया। ठीक है, तो धीरे धीरे उनका एक एक जीन करके गया, यानी कि सबसे पहले मेथियोनिन प्लस हो गया था, फिर दूसरे में मेथियोनिन प्लस तो था ही, वेलिन भी प्लस हो गया, और ग्लूटामेट और प्रोलीन एब्सेंट था। ठीक है, इसको ऑक्सोट्रॉफ इसलिए रखा क्योंकि ऑक्सोट्रॉफ रख के इसकी स्क्रीनिंग हेल्पफुल हो जाएगी। तो स्क्रीनिंग उनने इसको ऑक्सोट्रॉफ रखा था, इसलिए उनको पता चलता गया कि कौन जाता जा रहा है। तो थर्ड वाले में ग्लूटामेट तक चला गया, यहाँ पे इंटरप्ट कर दिया, और फोर्थ में तो इससे जीन ऑर्डर पता चल गया। तो थर्ड और फाइनल फिनोमिना के बात करते हैं, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में यूज़ क्या होता है, आपका फाज यूज़ होता है। ठीक है, तो इस केस में होस्ट जो है वो साल्मोनेला है, और अगर होस्ट डिफरेंट बैक्टीरियाज हो सकते हैं, होस्ट कैन बी और साल्मोनेला कैन बी इकोलाई। अगर इकोलाई है तो P1 फाज आता है उसको इन्फेक्ट करने के लिए। तो अगर बैक्टीरियल जीन में इंटीग्रेट हो गया है रैंडमली, अगर ये बैक्टीरियल जीन में जाके, जैसे क्या होगा इसकी पूरी पिक्चर समझाती हूँ। तो अब अगर ये दो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, फाज आया, फाज ने इसको इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करेगा तो जब रिलीज हो रहा होगा तो अपने साथ कुछ DNA पैकेज करके ले जाएगा। अब जाएगा इसको इन्फेक्ट करेगा, जो DNA पैकेज करके लाया था उसमें से ये DNA भी रिलीज कर देगा, तो A स्पीशीज से B में चला जाएगा। तो ये हुआ जीन ट्रांसफर, जो कि फाज ने मीडिएट कर दिया, और इसी को आप बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अब ये दो तरीके का होता है, अगर रैंडम वो पार्ट ऑफ DNA जाके रैंडमली इंटीग्रेट हो जाता है इस बैक्टीरिया B बैक्टीरिया के DNA में, तो उसे बोलेंगे हम जनरलाइज ट्रांसडक्शन। अब ये अबॉर्टिव भी हो सकता है कि नया DNA जैसे ही आया B के सेल में, उसने DNAs एक्टिव करके इसको क्लीव कर दिया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया से ही खोजा गया था, तो बेसिकली हो सकता है रेस्ट्रिक्शन से ही इसको क्लीव कर दिया। अब दूसरा हो सकता है कंप्लीट हो, यानी कि वो आए और इंटीग्रेट हो जाए होस्ट के केस में, तो ये हो जाते हैं आपके जनरलाइज ट्रांसडक्शन। अब अगर हम स्पेशलाइज्ड की बात करें ना, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की, तो वो इन केस ऑफ लैम्डा फाज एंड इकोलाई होता है। ठीक है, तो इस केस में तो आपको पता है ना टेम्परेट फाज क्या होते हैं। एक टेम्परेट अगर वो होगा तो वो अपनी लाइसोजेनी मेंटेन करके रखेगा, यानी कि वो डायरेक्ट जाएगा और अपने बेबीज और बर्स्ट होगा, ऐसा नहीं है। वो जाएगा, वो वहाँ स्टे करेगा, तो स्टे करने के लिए वो बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम से इंटीग्रेट होगा और एक प्रोफाज नाम की कंडीशन बनाएगा। ठीक है, तो इस केस में पहले लाइसोजेनी होगी और उसके बाद लाइटिक साइकिल आएगी। तो जब वो टेम्परेट साइकिल या टेम्परेट फाज आएगा तो स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन होगा क्या, इसमें गैल और बायोजीन, गैलेक्टोज एंड बायोटिन जीन के बीच में आके वो इंटीग्रेट करता है अपना नया जो भी पोर्शन लेके आया है। और ये साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन से भी हो सकता है, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है कि एट बी और एट बी, ये जो अटैचमेंट साइट्स होती हैं इनके बीच में साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, गैल एंड बायोजीन के बीच में इसने डाल दिया अपना DNA, ये हो गया मेन बैक्टीरिया का DNA, ये इसने अपना DNA जो ये लेके आया था वो डाल दिया, इसको बोलेंगे प्रोफाज। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि ये मेंटेन रहेगा सेल में। तो अब इंडक्शन होगा किसका, लाइटिक साइकिल का। इसके लिए आप कोई भी स्ट्रेस दें, आप यूवी लाइट भी देंगे तो इंड्यूस हो जाएगा और लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि C1 और क्रोजीन वाला पूरा जो है इसका रेगुलेशन चलता रहता है। तो उसमें अगर स्ट्रेस दिया जाएगा तो इसकी लाइटिक साइकिल इंड्यूस हो जाएगी, और जैसे ही लाइसिस इंड्यूस होगी तो हो सकता है आपका प्लाज्मिड निकला जिसमें सिर्फ बायोजीन गया या फिर जिसमें सिर्फ गैल जीन गया। ठीक है, लैम्डा डी गैल भी हो सकता है जिसमें डी गैल डिफेक्टिव होता है, जिसमें कि पैकेजिंग शायद नहीं हो पाती, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो लैम्डा डी गैल डिफेक्टिव भी जा सकता है, और इस तरीके से वो नए होस्ट में जाके ट्रांसफर करता रहेगा। अब ये लैम्डा डी गैल भी हो सकता है, लैम्डा डी बायो भी हो सकता है, तो वो एक बार आप चेक ले लीजिएगा कि डिफेक्टिव में क्या होता है। हालांकि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इतना सा ही है कि ये कैसे लाइसोजेनी से लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट होता है, और स्पेशलाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि गैल एंड बायोजीन के बीच में ही इंटीग्रेट होता है सिर्फ। तो अब
ये तीनों जीन ट्रांसफ़र के प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन चाहे कॉन्जुगेशन चाहे ट्रांसडक्शन, इन तीनों को हम मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैपिंग मतलब एक आउटलाइन पता करना कि जीन किस ऑर्डर में प्रेजेंट है। अब को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगर साथ में जो जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, C=1 - D/L। अब L है वो साइज ऑफ फ्रेगमेंट जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, D है कि कितनी डिस्टेंस से हो रहा है, और C है फ्रीक्वेंसी ऑफ को ट्रांसडक्शन। ठीक है, प्रोसेस की बात ही कर रहे हैं तो बेसिकली हो सकता है कि आपका जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो, तो ABCD, ओहो ये क्या हो रहा है, ओके सो हो सकता है आपका सेगमेंट बहुत लॉन्ग हो, ABCDEFG या ऐसे करके चल रहा हो, राइट। तो ये साथ में जा रहे हैं तो को ट्रांसडक्शन, साथ में जा रहे हैं को ट्रांसडक्शन, इसी के लिए आप को ट्रांसडक्शन वाली पूरी फॉर्मूलाज यूज़ करते हो। तो अब अगर इस केस में आपको निकालना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो जो है उसकी लाइक फ्रीक्वेंसी किस से निकलेगी, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब अगर आपको इंडिविजुअल्स दिए हैं कि जीन्स ट्रांसफ़र जो है, अगर A+ और B जीन और A और B जीन है, इनकी ट्रांसफ़र में आपको बताया जा रहा है कि इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो पाए, तो अब आपको जो डिस्टेंस है या फिर जो फ्रीक्वेंसी है निकालनी है को ट्रांसडक्शन की ऑफ B जीन फ्रॉम A जीन। ठीक है, एक जगह आपको रिकॉम्बिनेंट वाले फॉर्म में मिलेंगे, एक तरफ आपको म्यूटेंट, यानी कि एक तरफ आपको वाइल्ड टाइप मिल जाएगा, एक तरफ उसी का म्यूटेंट। तो आपको क्या करना है कि टोटल ट्रांसफॉर्मेंट्स पहले ऐड करने हैं, यानी कि यहाँ पे कितने ट्रांसफॉर्मेंट्स आ रहे हैं उन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आप ऐड कर लोगे, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A+ B+ जहाँ साथ में हो रहा है उन दोनों का रेशियो निकाल लोगे। तो अब अगर हम A+ B+ जीन को देखें जो कि दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो वो सिर्फ 80 इंडिविजुअल्स में ऐसा हुआ है। अगर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो उसमें हमने कंसीडर क्या किया है, A जीन के सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, क्योंकि B का A से गैप निकालना है। ठीक है, तो हमने A जीन के ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सी वैल्यूज़ लेंगे जिसमें A इन द फॉर्म ऑफ A+ प्रेजेंट हो, यानी कि A गया है, A+ प्रेजेंट है 140 इंडिविजुअल में यहाँ और 80 इंडिविजुअल में यहाँ, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 220। तो 80/220 को आप सॉल्व कर लोगे तो इसकी को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.36। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में इसके अलावा कुछ नहीं है आपके लिए, एंड आई होप कि को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जीन मैपिंग पे आप लोग ध्यान देंगे, और जो बेसिक्स मैंने बताए हैं उस पर ध्यान देंगे, जिसमें कि ग्रोथ कर्व आता है, CFU वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं और जनरेशन टाइम के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो थैंक यू एवरीबडी। इसके साथ ही सेकेंड चीज़ भी खत्म होती है विद बायोकेमिस्ट्री, विच इज़ योर माइक्रोबियल जेनेटिक्स।